आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2024 के राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर बात करें। ठीक है, अप्रैल 2024 राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा पार्ट 2 में। नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक वाणिज्यिक घटनाक्रम होगा पार्ट 3 में और नवीनतम सामान्य ज्ञान पार्ट 4 में होगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 में राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि डिजिटल डायरिया और मेंटल डायरिया से बचना है। मेंटल डायरिया का मतलब अनाप शनाप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से बचना, क्योंकि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का ज़माना है और सूचनाएं अनेक ये करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में आपके इर्द गिर्द तरह तरह के फॉर्मेट में प्रवाहित हो रही है। तो कौन सूचना को पकड़ना है और छोड़ना है ये समझना पड़ेगा। और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि पढ़ाने से पहले दर या पढ़ाने के क्रम में पीटी की भी तैयारी के अनुकूल इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मेंस की तैयारी के अनुकूल एनालिसिस भी हो जाए। तो आते हैं हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में। पहला घटनाक्रम जिसकी चर्चा प्रतियोगिता दर्पण में की गई है वो है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, पेज नंबर 9 पर अप्रैल 2024 समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड में पारित, सबके लिए समान कानून की दिशा में पहल। ये न्यूज है, ये इंफॉर्मेशन है। तो इसके बारे में देखिए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, दर्पण में जो दिया है, यहाँ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। तो दर्पण में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन में जो ये इसकी परिभाषा या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है उसके मुताबिक सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता एवं विरासत के लिए समान कानून का प्रावधान हो। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक समान, सिविल नागरिक, कोड मतलब संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। अब दो तरह के कोड है, जानते होंगे आप लोग, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। ठीक है, तो क्रिमिनल कोड तो सभी धर्मों के लिए समान है। अगर कोई हत्या करता है तो हत्यारा को, अगर मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून और हिंदू है तो अलग कानून, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। क्रिमिनल कोड एक जैसा है, लेकिन सिविल कोड अलग अलग है। मुस्लिम का अलग, हिंदुओं का अलग, ईसाइयों का अलग। गौर से सुनिएगा। तो यह क्रिमिनल कोड की बात नहीं की जा रही है, वो सबके लिए एक जैसा है। किसकी बात हो रही है? हाँ, सिविल कोड की। ठीक है, तो ये सभी धर्मों में के लिए सिविल कोड अलग अलग है। हिंदुओं के लिए अलग है, अभी मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। उनके धर्मों के रीति रिवाजों के मुताबिक हमारे देश में संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की भावना का पालन करते हुए पर्सनल लॉ बनाया गया। हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग, वगैरह वगैरह। तो उसमें होता क्या है, सिविल कोड में होता क्या है? सिविल कोड का मतलब हुआ विवाह, और विवाह होगा तो विवाह विच्छेद की संभावना रहेगी। तलाक, और तलाक जब दिया जाएगा तो खर्चा, गुजारा भत्ता की बात होगी ना, गुजारा भत्ता और विरासत, उत्तराधिकार। कोई व्यक्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके संपत्ति में विरासत किसको मिलेगा, ये विरासत और गोद लेना। इन सभी के मामले में सभी धर्मों के लिए क्या यूनिफॉर्म है ना, समझिएगा, सभी धर्मों के लिए क्या, समान कानून। ठीक है, यही हो गया क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कोई अगर पति, हस्बैंड वाइफ को तलाक देता है तो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, वाइफ के लिए जो गुजारा भत्ता का प्रावधान है वो सभी धर्मों के महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए समान होगा। विवाह के मुद्दे भी लगभग समान होंगे। अब विवाह के मुद्दे समान होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का जो विवाह का रीति रिवाज है बदल जाएगा, हिंदुओं का जो है रीति रिवाज वो कुछ और होगा। नहीं, वो परंपरा जो जिस तरीके से मुस्लिम शादी करते हैं, हिंदू शादी करते हैं, ईसाई शादी करते हैं, वो वही रहेगा। लेकिन अगर प्रश्न उठेगा व्यक्तिगत, जैसे अगर तलाक का मुद्दा हुआ, गुजारा भत्ता का मुद्दा हुआ, उत्तराधिकार का मुद्दा हुआ, गोद लेने का मुद्दा हुआ, संपत्ति की विरासत का मुद्दा हुआ, तब सबका एक जैसा
कानून होगा। समझ आई बात? विवाह ये नहीं कि आप अमुक धर्म के हैं तो उस धर्म में इजाजत है एक साथ 4 पत्नी रखने की, तो 4 विवाह कर लीजिएगा, वो नहीं। समझ में आ रही बात? तलाक हो जाए तब दूसरा विवाह कीजिए। क्लियर है? और तलाक में ये नहीं कि किसी धर्म में फौरन तलाक की व्यवस्था है, कुछ बोल करके तुरंत दे दिए तलाक, तो आप तलाक दे दिए, वो नहीं, सिस्टम से लीजिए। और तलाक के बाद गुजारा भत्ता। तो ये समान नागरिक संहिता का मतलब समझ गए क्या? सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, गुजारा भत्ता, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना और विरासत, विरासत समझ गए, के संदर्भ में समान कानून। यही क्या हो गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है? हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में, हाँ, डीपीएसपी में भाग 4 में अनुच्छेद 44 में। 44 था। डीपीएसपी में कि राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य को यह निर्देश दिया गया है। डीपीएसपी में क्या? नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप जब सक्षम हो तब इसे लागू करें, आपको लागू करना चाहिए। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, क्योंकि एक ही मुद्दे पर हिंदुओं में अगर तलाक होता था तो महिलाओं को अलग सुविधा, मुस्लिमों में अलग तलाक हुआ तो वहां महिलाओं को अलग सुविधा, ईसाइयों को अलग सुविधा। तो जज भी कंफ्यूज रहते थे, उनको लगता था क्या कि हम सही नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। समझ में आई बात? और पुरुष फायदा उठाते थे, ये प्रॉब्लम होता था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार निर्देश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार निर्देश दिया गया कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। ठीक है? और अंततः ये अभी जो सत्तारूढ़ दल है उनके एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। कौन सा दल? भारतीय जनता पार्टी। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया था, जिस कमेटी को विधेयक का प्रारूप तैयार करना था। किनकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई पूर्व जस्टिस थी, कमेटी का गठन किया था। ठीक है? और इन्होंने रिपोर्ट दिया, रंजना देसाई ने अपना रिपोर्ट दिया, 2 फरवरी 2024 को सीएम को सौंपा, को रिपोर्ट सीएम को सौंपा। ठीक है? अब ये विधानसभा में पारित हुआ, विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ। 6 फरवरी 2024 को प्रस्तुत हुआ, 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित हुआ। ठीक है? पारित या अधिनियमित होने की प्रक्रिया क्या हुई, थोड़ा सा फैक्ट देख ले। 6 फरवरी को क्या हुआ? बिल आया, कहाँ? विधानसभा में। 7 फरवरी को पारित। अब ये उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए राज्यपाल ने भेज दिया, कहाँ? राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के पास गया है, राज्यपाल ने भेजा है। आपको लगे कि राज्यपाल ने ये स्वीकृति दे दिया, हो गया, नहीं। राज्यपाल ने भेजा है, कहाँ? राष्ट्रपति को। फिर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित, प्रक्रिया समझ जाइए, राष्ट्रपति को भेजा गया। फिर राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 2024 को स्वीकृति दी गई, हस्ताक्षर किया गया। और जब मिल गई तो 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने नोटिफाई कर दिया, अधिसूचना जारी कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड क्या बना? स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोनों मिला के पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। एक और जगह लागू है, गोवा। लेकिन गोवा में कहा? गोवा में आजादी से पहले से है, पुर्तगाली शासन से। गोवा में स्वतंत्रता पूर्व से ही लागू है। हो गया? क्लियर है? प्रक्रिया समझ गए? बैकग्राउंड समझ गए? ठीक लग रहा है? हाँ, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? वो केवल एक कॉलम में न्यूज है, खाली उतना पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसमें प्रावधान यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड विधानसभा ने क्या क्या प्रावधान किया है? तो अभी आप लोगों ने देखा, विवाह, तलाक, और तलाक होगा तो गुजारा भत्ता। दूसरा विरासत, विरासत मतलब संपत्ति का उत्तराधिकार। तीसरा गोद लेना। ये सभी में क्या होगा? सभी धर्मों के लिए समान कानून। अब याद रखिएगा, इसमें जो है ये आपको पीटी में कंफ्यूज किया जा सकता है। उसे लिख देगा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
आदिवासी सबके लिए समान कानून। याद रखिए, आदिवासी के लिए नहीं, एसटी को इससे बाहर रखा गया, शेड्यूल ट्राइब को इसमें शामिल नहीं। और क्या है, अगर आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उसको मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए कड़ा प्रावधान भी किया गया है। क्या किया गया है? इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, और पंजीकरण के एक माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के रहते हैं तो जुर्माना और सजा दोनों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये भी तो विवाह ही है ना, दो पुरुष स्त्री रहते हैं और केवल एंजॉय के लिए पुरुष और स्त्री एक साथ आते हैं। नेचर ने उनको बनाया कुछ और चीज के लिए भी, ठीक है, सृजन के लिए बनाया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए उसमें उतना आनंद भी दिया है ताकि वो समाज आगे बढ़े। तो उसके बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है लिव रिलेशन में, वो दायित्व तो किसका? दोनों का बनता है। तो केवल एंजॉय के लिए नहीं, ये बहुत अच्छा किया गया है। सहमति संबंध इसको कहा गया। क्या कहा गया? सहमति संबंध, लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन में क्या कहा गया है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण अनिवार्य। अगर एक माह से अधिक बिना पंजीकरण के रहते हैं, बिना पंजीकरण के रहने पर क्या होगा? जुर्माना और दंड, सजा दोनों। और संतान जो होगा लिव रिलेशन में, उसको भी विरासत कर होगा। पुरुष भाग नहीं सकता है। बहुत अच्छा किया है, पुरुष भाग नहीं सकता है। बच्चा पैदा कर दिए, अब तुमसे शादी नहीं करेंगे, अब बच्चा को अपना भी नहीं स्वीकार कर रहे। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का अपना अपना उनका नियम कायदा है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका? उत्तराखंड। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए क्या किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर पर विधि आयोग द्वारा सलाह मांगा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? यूसीसी के संदर्भ में एक मंत्री समूह का गठन हुआ है और विधि आयोग लोगों से सलाह मशविरा कर रहा है, द्वारा राय मांगी जा रही है। ये प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी होगी और सरकार द्वारा घोषणा की गई है। क्या? यूसीसी पूरे देश में लागू करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया कि एक ही घर में दो कानून होना उचित नहीं है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार का इरादा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करना। अब इसके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, ये अलग मुद्दा है, पॉलिटी में पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पढ़े। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी बहुत ही चर्चा में है। जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय बहुत ही चर्चा में है। आप लोग सुने होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाया है। तो अगर पूछा जाए इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड क्या है, तो क्या बताइएगा? चुनावी बॉन्ड क्या है? क्या बताइएगा? राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए, किसके लिए? चंदा। चुनाव लड़ने के लिए चंदा देने का एक माध्यम है। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये शुरू कब हुई थी? 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था चुनावी बॉन्ड योजना। ठीक है, इसके तहत एसबीआई के विभिन्न ब्रांचों पर कितने रुपए का? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ मूल्य के बॉन्ड जारी होते थे और बॉन्ड पर भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। और बॉन्ड ऐसे राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए खरीदा जाता था जिनको चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत, आप लोग पढ़ते नहीं है, 1% वोट मिला हो। ठीक है, लिखा हुआ है ना, पिछले आम चुनाव में कुल पड़े मतों का 1% मत प्राप्त किए हो विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, उन्हें ये चंदा मिल सकता था। क्लियर है? अब ये 2018 में शुरू हुआ। 15 फरवरी 2024 को क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका संक्षेप में सार यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गोपनीयता का प्रावधान करके, गोपनीयता का प्रावधान मतलब कौन किसको दिया ये आम जनता को नहीं पता है, तो गोपनीयता को ज्यादा वरीयता दी गई। किस पर? सूचना का अधिकार पर, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर। यहाँ डेमोक्रेसी है, आम जनता मालिक है, जनता की सरकार है ना, तो जनता को तो पता होना ही चाहिए
कि किसको कितना पैसा कौन दिया है, लेकिन गोपनीयता के नाम पर इसे रोक दिया गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, उसको रद्द कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 के बाद जिन जिन लोगों ने खरीदा और जिन जिन पार्टियों को दिया गया वो सारी सूचनाएं अपडेट करें, वो सौंपे किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई ने सौंपा। कुछ एसबीआई ने अक्षमता जताई थी, समय विस्तार मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और एसबीआई को देना पड़ा। और अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अभी तक की यही खबर है ना, अपलोड कर दिया। अब आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसको मिला है, सबसे कम किसको मिला है। ठीक है, इस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। आम पब्लिक भी निर्णय ले सकती है कि कौन पार्टी किस किस से चंदा ले रही है, किसको चंदा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक माध्यम था, चुनावी बॉन्ड माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता था चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो आज चुनाव लड़ना जो है वह क्या हो गया, काफी इन्वेस्टमेंट का काम हो गया है, बहुत बड़ी मात्रा पर पैसा खर्च होता है। तो सरकार ने जब शुरू किया था तब सरकार ने ये इस मंशा से शुरू किया था कि इससे जो है वह पैसा जो आएगा पार्टी के पास वह सिस्टम से आएगा। नहीं समझे, सिस्टम से आएगा, ब्लैक मनी के रूप में नहीं आएगा, पैसा सिस्टम में रहेगा। समझ में आई बात? ब्लैक मनी के रूप में नहीं आएगा, सिस्टम से आएगा, बैंक के नजर में रहेगा ना। अरे बैंक के नजर में तो रहेगा ना कि कौन है भुगतान करता, किसको गया, बैंक के नजर में नहीं रहेगा, तब ना बैंक अभी दी है। तो व्हाइट मनी के रूप में आएगा, न कि ब्लैक मनी के रूप में। लेकिन ब्लैक मनी के रूप में आए या व्हाइट मनी के रूप में आए, आता तो है, और देने वाला और लेने वाला को कहीं ना कहीं पता चल सकता है बैंक के थ्रू। ठीक है, खैर वो अलग बात है, देने वाला क्यों दे रहा है ये भी क्वेश्चन उठता है। 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं है, 54 करोड़ 55 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ की बात है, 11,000 करोड़ 6,000 करोड़, इतना कौन क्यों दे रहा है। खैर चलिए, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं चुनावी बॉन्ड पर, जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनाया हमने। चलिए, अब जो इन्फॉर्मेशन है, दूसरा इन्फॉर्मेशन पेज नंबर 10 पर, वो चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जुड़ा हुआ है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत विश्लेषण करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या है? तो सिंपल सा है, राजनीतिक दलों को चंदा देने का माध्यम, राजनीतिक दलों को चंदा देने का माध्यम है। क्या माध्यम था? इलेक्टोरल बॉन्ड। इसे शुरू किया गया था कब? वर्ष 2018 में। इसमें क्या प्रावधान था कि एसबीआई के शाखाओं पर बॉन्ड खरीदकर, एसबीआई के विभिन्न शाखाओं पर बॉन्ड को खरीदा जा सकता था। कितना कितना का बॉन्ड खरीदा जा सकता था? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का बॉन्ड खरीदा जा सकता था। और बॉन्ड पर भुगतानकर्ता का नाम मेंशन नहीं होता था। बॉन्ड खरीदकर भुगतानकर्ता राजनीतिक दलों को चंदा दे सकता था गुमनाम तरीके से। ठीक है, गुमनामी चंदा कह सकते हैं। क्लियर है? दिया जा सकता था। और ये ऐसे पार्टी को मिलता जो पिछले विधानसभा या लोकसभा चुनाव में कितना प्रतिशत, 1% वोट पाने वाले दल को ही चंदा मिलता था। क्लियर है? अब एक सवाल उठता है कि क्यों जारी किया गया था, क्यों ये इस स्कीम को जारी किया गया या लागू किया गया? चुनावी बॉन्ड स्कीम को क्यों जारी किया गया, क्यों लागू किया गया? क्यों लागू किया गया? चुनावी वित्तीयन में काले धन की भूमिका को कम करने के लिए। सिंपल सा, चुनावी वित्तीयन या चुनावी फंडिंग में काला धन की भूमिका को कम करने के लिए। और राजनीतिक दलों को औपचारिक रूप से, पहले जो लोग ऐसे ही पैसा लेते थे, अब हुआ कि आप बॉन्ड खरीदिए और पैसा दीजिए, औपचारिक फंडिंग के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ताकि काला धन की भूमिका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कम हो, जिससे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की शुचिता बरकरार रहेगी। क्लियर है? जो पैसा होगा बैंकिंग में होगा, बैंकिंग के थ्रू रहेगा, पार्टी के पास जाएगी। लेकिन इसमें कई दोष क्या था? डोनर चंदा दे रहा है, तो इसमें भी वो संभावना बनी थी क्या? राजनीतिज्ञों और चंदा देने वाले
कंपनियों या पूंजीपतियों उद्योगपतियों के बीच क्या गठजोड़ की संभावना थी ही, नहीं समझे, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। पूंजीपति या कह सकते हैं चंदा देने वाले, कंपनी या अन्य एवं राजनीतिज्ञों, राजनीतिक पार्टी दलों के बीच गठजोड़ की संभावना खत्म हुई थी, संभावना खत्म नहीं हो रही थी, खत्म नहीं, और उसको क्या किया गया, सिस्टम से ला दिया गया, सिस्टमेटाइज कर दिया गया। समझ में आई बात? हाँ, इससे क्रोनी कैपिटलिज्म की संभावना और भी बढ़ गई। और चूंकि गुमनाम तरीके से दिया जाता था तो डोनर को तो पता है कि हम किसको दे रहे हैं, लेने वाले को भी हो सकता है पता हो जाए कि हम किससे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आम जनता को पता नहीं, जो कि डेमोक्रेसी में क्या है, मालिक है, उसको पता नहीं है कौन किसको दे रहा है, ले रहा है। देने वाले का भी कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा और लेने वाले का भी इंटेंशन होगा। तो ये क्या, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी, गोपनीयता के नाम पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था। किसका किसका, सूचना का अधिकार का हनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा था, ठीक है, हनन हो रहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और 1A का हनन हो रहा था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C का भी उल्लंघन हो रहा था। तो इन उल्लंघनों के कारण ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम काफी विवादित रहा, क्लियर है, और इन्हीं आधारों पर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कब, 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया। कारण क्या बताया गया, रद्द किया तो कुछ कारण है, यही कारण बताया गया, क्या, हनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन रद्द कर दिया गया। और क्या कहा गया, एसबीआई को से सारी सूचनाएं लेकर किसको अवेलेबल कराया गया, इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अभी तक यही स्थिति है, अपलोड, जिससे इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम के में क्या कुछ हुआ उसके संबंध में पूरी पारदर्शिता, सब कुछ सबके सामने आ गया। किसके सामने, जनता के सामने। अब जनता जनार्दन पर है कि वो किसके पक्ष में फैसला सुनाती है और क्या इससे जनता समझती है, किस तरह लेती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना बखूबी काम किया, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना काम बखूबी कर दिया है। चलिए, इसके बाद पेज नंबर 10 और 11 पर स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ दो सब खबर है, दो इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, तो विज्ञान एवं तकनीकी आधारित जो भी चैप्टर है जीएस में आप पढ़ते हैं उसमें स्पेस पढ़ते होंगे, स्पेस पढ़ाते भी हैं, स्पेस प्रोग्राम, उससे जुड़ा हुआ ये खबर है, इंफॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंफॉर्मेशन ये है कि मौसम अवलोकक उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण की सक्सेसफुल लॉन्चिंग इसरो द्वारा की गई है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट, नाम क्या दिया गया, इनसैट 3DS। इनसैट मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट श्रेणी के उपग्रह जो होते हैं वो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर भूस्थितिक कक्षा में प्रक्षेपित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या, वही आप देखा, कब लॉन्च हुआ है ये, अब किसके बारे में खबर है ये, इनसैट सैटेलाइट का नाम हुआ, ठीक है, कब और लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, GSLV F14। वह ध्यान कहाँ है, GSLV F15 है ना, अरे सॉरी 14, GSLV F14 के थ्रू इसका प्रक्षेपण किया गया है। किसका, इनसैट 3DS का। कब किया गया है, 1 जनवरी है। कहा तुम लोग, 7 फरवरी 2024 को सफल प्रक्षेपण हुआ। किस कक्षा में स्थापित किया गया इसे, जियो स्टेशनरी भूस्थितिक कक्षा, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर ऊपर। पहले इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला जाता है, वहां से फिर ये घूमते घूमते कहाँ चला जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये लॉन्च कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका क्यों लॉन्च किया गया है, महासागर के सतह, जो इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ उतना ही देते हैं, महासागर के सतह के बारे में जानकारी और मौसम संबंधी सूचनाएं। महासागर के सतह पर जो हलचल होती है वो धरती के मौसम को बहुत प्रभावित करती है, थल पढ़ने वाले लोगों के लिए, ठीक है, जो मौसम उसको बहुत प्रभावित करती है। तो मौसम संबंधी
सूचनाओं के लिए, ठीक है, ये लॉन्च किया गया। इससे पहले भी दो मौसम संबंधी सूचनाओं से को देने के लिए दो उपग्रह है वहाँ भारत के इसरो के और भी है मौसम संबंधी। उसका नाम है, देखिए उस पर दिया हुआ है, इनसैट 3D और इनसैट 3D-R। ये दोनों पहले से मौजूद हैं, पहले से मौजूद। किस लिए? मौसम संबंधी सूचनाओं को देने के लिए। अब ये जब गया है 3DS गया है तो ये तिकड़ी हो गया। अब ये तिकड़ी मिलकर क्या करेगा? मौसम संबंधी सूचनाओं को और भी सटीक बनाएगा, ठीक है। और इसकी फंडिंग जो की गई है, ये आपको इनसेट 3D गया था 26 जुलाई 2013 को और 8 सितंबर 2016 को। ये 2013 में भेजा गया था और ये 2016 में भेजा गया था, ठीक। इसकी फंडिंग पृथ्वी विज्ञान जो है इसकी वो किया गया था पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इनसेट 3DS के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो का अगला मिशन है निसार। क्या? निसार, ठीक है। और निसार का ये इसको मिटाए हम, अगला मिशन निसार। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लीजिए, हटाइए। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, मिटाए। निसार क्या है, अब निसार के बारे में जान के ले लेते हैं। इसके बाद अगला मिशन इसरो का क्या है? निसार। निसार के बारे में एक बॉक्स में केवल सूचना दी हुई है। मिशन जब लॉन्च होगा तब विस्तार से सूचना दी जाएगी। निसार, निसार का फुल फॉर्म है नासा। नासा का फुल फॉर्म, ये नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर एपर्चर, आर फॉर रडार, ठीक है। ये है, ये भी पृथ्वी अवलोकक उपग्रह है, मौसम संबंधी जानकारी देगा। ये भी क्या है? सैटेलाइट है। कैसा? अर्थ ऑब्जर्वेटरी, पृथ्वी अवलोकक। ये भी मौसम संबंधी सूचनाएं देगा, सटीक देगा। पृथ्वी अवलोकक उपग्रह है। और ये नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। क्या है? संयुक्त प्रयास है। इसके बारे में समझौता 2014 में ही हुआ था, जो अब 2024 में अमल में लाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नासा और इसरो का ये पहला संयुक्त प्रयास है। क्या? पहला संयुक्त प्रयास है। मिशन निसार समझ गए? आगे बढ़े। मिशन निसार समझ गए, किसका संयुक्त प्रयास है? अमेरिका और इंडिया का। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो का ये संयुक्त प्रयास है। निसार का फुल फॉर्म आपने देख लिया। ये भी अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ही है और ये दोनों का पहला संयुक्त प्रयास है। 2014 में समझौता हुआ था अमेरिका इंडिया के बीच, जो अमल किया जा रहा है। तीसरा, एक और इंफॉर्मेशन जो स्पेस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ये स्पेस पोल्यूशन, स्पेस कचरा से संबंधित। स्पेस कचरा, जिसको क्या कहते हैं? स्पेस डेब्रिस। क्या कहते हैं? स्पेस डेब्रिस से संबंधित है। ये अंतरिक्ष कचरा, अंग्रेजी में स्पेस डेब्रिस संबंधित है। दरअसल हम जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, वो जब उसका जीवन काल खत्म हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तब वो वही कचरा के रूप में रह जाता है। और कचरा के जब रूप में जब वह रहता है तो जो लाइव सैटेलाइट है उससे टकरा कर उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। लाइव सैटेलाइट समझ गए? जो कार्यरत है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। अब वो लाइव सैटेलाइट अगर डिस्टर्ब हुआ तो लाइव सैटेलाइट बेस्ड, उस पर आधारित जो सेवाएं हैं धरती पर, वो भी बाधित होगी। इसलिए ये प्रयास होता है, ये प्रयास किया जाता है, या ये प्रयास किया जाता है, किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र का भी ये प्रयास रहता है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी भी है जो स्पेस डेब्रिस है, जिस देश का मलबा है वो देश अपना वहां से मलबा उठाए, प्लीज उठा लीजिए। नहीं समझे? तो हमारा भी मलबा ऐसा था, वो मलबा था कार्टोसेट 2, जो 2019 में ही निष्क्रिय हो गया था। कौन? कार्टोसेट। ये कार्टो मतलब क्या होता है? मानचित्रण, ठीक है। कार्टोसेट लॉन्च किया गया था कब? 17 वर्ष पूर्व 10 जनवरी 2007 को लॉन्च किया गया था। कार्टोसेट 2 10 जनवरी 2017 को
प्रक्षेपण किया गया, सॉरी 7 और 17 कहते हैं, 2007 को। और ये प्रक्षेपण किया गया था, और ये लेकिन 2019 से क्या था, निष्क्रिय हो गया। 2019 से निष्क्रिय हो गया, ठीक है। और इसरो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करते हुए 14 फरवरी 2024 को इसे डी ऑर्बिट करते हुए, कब, 24 फरवरी 14 है, सॉरी 14 फरवरी 2024 को कहाँ गिराया, हिंद महासागर में। ये याद रखिएगा। इससे पहले मेगा ट्रॉपिक्स को 2023 में प्रशांत महासागर में गिराया है, ठीक है। तो ये पहला अवसर नहीं है, इस दर्पण में यही जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये पहला अवसर नहीं, इससे पहले इसको मेगा ट्रॉपिक्स 1 को भी जो निष्क्रिय हो गया था, मेगा ट्रॉपिक्स 10 वर्ष तक सेवा किया था, ठीक है, और निष्क्रिय हो गया था, उसको 10 वर्ष तक सेवा किया, इसका मतलब 2013 में लॉन्च किया गया होगा, ठीक है। और कब इसको ये किया गया प्रशांत महासागर में, 7 मार्च 2023 को। मेगा ट्रॉपिक्स को 7 मार्च 2023 को कहाँ गिराया गया, कहाँ, प्रशांत महासागर में गिराया गया, ठीक है। ये मेगा ट्रॉपिक्स 2023 में, 2024 में कार्टोसैट 2। मेगा ट्रॉपिक्स कहाँ, प्रशांत महासागर में, कार्टोसैट कहाँ, हिंद महासागर में। ये 14 फरवरी 2024 को, ये 7 मार्च 2023, ठीक है। तो स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष प्रदूषण या अंतरिक्ष कचरा या अंतरिक्ष मलबा पर अगर कुछ लिखिएगा आप, उसे भारतीय प्रयास में ये दे सकते हैं आप, मेंस में अगर लिखिएगा अंतरिक्ष प्रदूषण या अंतरिक्ष कचरा, तो भारतीय प्रयास क्या हुए हैं इस दिशा में, ये दोनों उदाहरण दे दीजिएगा। अब इसके लिए यहाँ दो इंस्टीट्यूट की चर्चा, 2 संस्था की चर्चा की गई है जो स्पेस डेब्रिस के बारे में एक सलाह देता है कि आप स्पेस डेब्रिस को हटाइए। ये संस्था यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस और इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी, ठीक है। ये दोनों संस्था का नाम आप लोग लिख लीजिए, ओके। ये स्पेस से जुड़ा हुआ ये इंफॉर्मेशन था, 2 इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पेज 11 पर रामसर साइट्स के बारे में, रामसर स्थलों के बारे में। भारत के 5 क्षेत्रों को 2024 की शुरुआत में 31 जनवरी 2024 को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। ये रामसर साइट है क्या, एक्चुअली रामसर साइट आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ अभियान है। क्या, आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ अभियान है। आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड। अब इसका महत्व तो क्या है क्या ये आर्द्र भूमि, तो सिंपल लैंग्वेज में जल थल का संक्रमण स्थल है, जहां जल और थल दोनों मिलता हो का स्थल है। और इसका महत्व तो ये होता है कि ये बायोडाइवर्सिटी का विशाल भंडार होता है। जल में रहने वाले जीव भी रहते हैं, वो जमीन पर रहने वाले भी जीव रहते हैं, और ऐसे जीव जो उभयचर है, जल में भी और थल पर भी, वो भी रहते हैं। और ऐसे जीव जो नभचर है, मतलब उड़ने वाले, वे भी रहते हैं। समझ में आई बात। तो ये क्या है, जैव विविधता का विशाल भंडार है, हमारी इकोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है देश को, मानवता को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विनाश के बगैर विकास, तो इसका संरक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि आर्द्र भूमि अगर उजड़ता है तो इकोसिस्टम के कई सारे जीव प्रभावित होते हैं, ठीक है। और कहीं भी कोई भी जीवों की अस्तित्व प्रभावित होता है तो किसी न किसी रूप में मानवता को प्रभावित करता है। इसलिए निर्णय लिया गया कि आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। और इसके संबंध में एक सम्मेलन हुआ था, कब, 2 फरवरी 1971 को, कहा, ईरान में रामसर नामक जगह पर, राम वहां भी है, रामसर नामक जगह पर, ठीक है। संरक्षण के लिए ग्लोबल स्तर पर यह प्रयास शुरू हुआ, ठीक है। आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित करने की परंपरा आरंभ हुई, ठीक है, ताकि उसका क्षरण नहीं हो, वहां पर किसी तरह की ऐसी गतिविधि ना हो जिससे आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचे, वहां के जीव जंतुओं को, वहां के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचे। भारत इस समझौता में 1982 में शामिल हुआ। कब हुआ, 1982 में। और अब तक इस साल जो 5 को शामिल किया गया, 5 भारतीय साइट को रामसर साइट घोषित किया गया है, उस 5 को जोड़कर अब तक भारत का कितना हो गया, 80 क्षेत्र आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। 31 जनवरी 2024 को रामसर कन्वेंशन के महासचिव मुसौदा बुबा, कौन, मुसौदा बुबा ने हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को एक प्रमाण पत्र दिया है, जिसमें 31 जनवरी 2024 को देश के 5 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया गया है।
ये 5 रामसर साइट कौन कौन है? कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व 1 तमिलनाडु, अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अर्धनाशनी एस्चुअरी कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। यानी इसमें 3 जो है कर्नाटक के हैं, 2 तमिलनाडु के हैं। तो टोटल कितने हो गए भारत के? 80। बिहार से अभी तक मात्र एक कांवर ताल या कांवर झील को 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। क्लियर है? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है पेज 12 पर, गगनयान से संबंधित। आप लोग जानते ही हैं गगनयान पर बहुत दिनों से इसरो काम कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष इसरो का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। क्या है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। और इसके तहत 3 व्यक्तियों को, ठीक है, भेजा जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और 4 को चुना गया है। कौन कौन है? प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, इनका नाम याद रखिएगा, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। 4 वर्ष पूर्व ही एक भारतीय अंतरिक्ष में गए थे। नाम क्या था? 4 वर्ष कहते, 40 वर्ष पूर्व। उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। ठीक है। और राकेश शर्मा लेकिन गए थे रूसी मिशन के तहत। क्या? रूसी मिशन के तहत। इस बार जो गगनयान मिशन के तहत ये सभी जा रहे हैं, वो इसरो का मिशन है, अपना मिशन है, भारतीय मिशन है। ठीक, एक इंटरेस्टिंग बात बता दे रहे हैं। राकेश शर्मा जब गए अंतरिक्ष में, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। इसी के साथ राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आज एंड करते हैं। अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक।